क्लास 9 का चैप्टर करते हैं, इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, पीपल एज रिसोर्स। किसी भी कंट्री के लोग जो होते हैं वो उस कंट्री के लिए एक रिसोर्स का काम करते हैं। जैसे हम ये देखते हैं रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, काम की चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो जो चीज़ें हैं उनको काम का बनाने का काम कौन करता है? लोग ही तो करते हैं। तो लोगों के पास जितना उनके पास एजुकेशन होगी, जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, वो रिसोर्सेज को अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ तरीका निकाल पाएंगे। तो लोग जो हैं एक जगह के वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर एक जापान के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास कम है, लेकिन पॉपुलेशन उसके पास बहुत ज़्यादा थी। तो जापानीज़ लोगों ने क्या किया, उन्होंने डेवलप किया रिसोर्स को। कौन से रिसोर्स को? ह्यूमन रिसोर्स को। उन्होंने लोगों की एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया, उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया। तो जो एक लार्ज पॉपुलेशन थी, जिसको सोचा जाता है अधिकतर कि एक लार्ज पॉपुलेशन जो होती है कंट्री के लिए एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी मतलब एक देनदारी, एक ऐसी चीज़ कि उनको खिलाना, उनको एजुकेशन देना, उनकी हेल्थ मेंटेन करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा माना जाता है, माना जाता था, हम कह सकते हैं। जैसे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो वो टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो उसको फीड करना, उसको एजुकेट करना, उसको हेल्थ केयर बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जा रही थी और बड़ी पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटी समझा जा रहा था। तो जापान ने क्या किया, जापान ने उसको असेट में चेंज कर लिया। लाइबिलिटी मीन्स जो देना है आपको, असेट मीन्स जो आपके जैसे असेट होती है हमारी कि मशीनरी है, लैंड है, ये हमारी असेट कहलाती है, जिसके थ्रू हम कुछ बना सकते हैं। जो हमारी अपनी चीज़ होती है उसके थ्रू हम कुछ अर्न कर सकते हैं। तो बड़ी पॉपुलेशन जिसको हम लाइबिलिटी सोचते हैं, उसको असेट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो जापान ने यही किया, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, उनकी हेल्थ और उनके एजुकेशन पे ध्यान दिया, और वही लोगों ने रिसोर्सेज की कमी होते हुए भी बहुत कुछ अपने जीडीपी को बढ़ा लिया। जीडीपी बढ़ने से क्या है, बाहर से चीज़ें, जो चीज़ उनके पास रिसोर्स स्केर्स थे, कम थे, उनको वो इंपोर्ट कर पाए। तो इन्वेस्टमेंट किस रूप में होता है? एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, मेडिकल केयर के ऊपर। जिस तरह से हम अगर मशीनरी पे, प्लांट पे या लैंड पे मनी इन्वेस्ट करते हैं तो उसके रिटर्न्स आते हैं, उसी तरह से अगर हम पॉपुलेशन के ऊपर इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें तो ज़रूर रिटर्न्स उनके आते हैं। इकोनॉमिक इस चैप्टर में हम एक ये भी डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेन और वुमेन किस तरह से अलग अलग लेते हैं। पहले समय में जो विमेन थी वो उनका इसमें जॉब में एंट्रीज कम भी होती थी और ज़्यादातर वो ट्रेनिंग मतलब टीचिंग की ट्रेनिंग लेके टीचर बनती थी या फिर मेडिकल केयर में ज़्यादा जाती थी, डॉक्टर्स वगैरह होती थी। लेकिन अब देखा जाए तो ट्रेंड चेंज हो गया है। अब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट्स तक होती हैं, साइंटिस्ट, पायलट्स, सब जगह उनकी एंट्री हो गई है। अब इसके अंदर और ये आता है कि किस तरह की अर्निंग होती है अलग अलग लोगों की। ऑर्गेनाइज सेक्टर में या ट्रेनिंग लेके किसी अच्छे ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए लोगों को तो बड़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले बड़े अनसेफ होते हैं और उनको पे भी कम मिल रही होती है। यानी कि उनके जिसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट कम है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो उसकी अर्निंग भी छोटी रह जाती है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हम किसी भी कंट्री की कैसे काउंट करते हैं? हम ऐसे देखते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स जो लाइव बर्थ्स हुई, जितने बच्चे पैदा हुए, उसमें से पर 1000 कितनों की डेथ हो जाती है विद इन अ ईयर। इन्फेंट मीन्स 1 ईयर से छोटे बच्चे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जहाँ पे कम होता है, दैट मीन्स वहाँ पे मेडिकल केयर ज़्यादा अच्छी है, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है। दूसरी चीज़ हम उससे पता लगाते हैं कि एजुकेटेड लोग कितने हैं, इलिटरेट या लिटरेट लोग की क्या संख्या है, कितने लोग लिटरेसी लेवल तक हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, वो भी बताता है हमें क्वालिटी। और दूसरी चीज़ कि हेल्थ केयर उनको कितनी मिल रही है, वो डिसाइड करता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसके लिए हम बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे ध्यान देते हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट, अब देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं डेवलप करने की, एजुकेशन देके, ट्रेनिंग देके, मेडिकल केयर देके, ताकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप हो सके। लेकिन सिर्फ उसके डेवलपमेंट पे ध्यान देके ही सब कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट भी हो रहा होता है। वो कैसे वेस्ट हो रहा होता है? अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एक्चुअली द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो व्यक्ति अर्न कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं जीडीपी में, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी कारण उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा होता है और वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो साथ के साथ एक तरह से कंट्री भी सफ़र कर रही होती है। कहाँ तो हम रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना चाहिए, और डेवलप होकर भी अगर वो किसी कारण से काम नहीं कर पाते हैं तो दैट इज़ वेरी बैड फॉर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट अब किस किस टाइप का होता है? एक होता है सीजनल। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे जैसे एग्रीकल्चर में होता है कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे लेबरर चाहिए होते हैं, और सोइंग के टाइम पे या वीडिंग के टाइम पे पेस्टिसाइड्स डालने हैं वो टाइम पे चाहिए होते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी सारा ईयर का पोर्शन ऐसा होता है जब उन लोगों को, जो फार्म वर्कर्स होते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। पूछो तो वो कहेंगे हाँ हम एम्प्लॉयड हैं, लेकिन देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम द वर्क एंड दे आर अनएम्प्लॉयड, पार्शियली अनएम्प्लॉयड। दूसरा है डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज मीन्स जैसे नाम बताता है छिपा हुआ। जैसे एक फार्म में मान ली 2 जनों का काम है और वहाँ पे फैमिली के 4 जने वहीं पे काम करते हैं, तो दैट मीन्स 2 मैन पावर फालतू में उसके अंदर लगी हुई है। अगर उन 2 को हटा भी दिया जाए तो भी काम उतना ही होगा। तो दैट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये मोस्टली फार्मर फैमिली में देखा जाता है, क्योंकि फार्मर है जैसे वो अपने, एक फार्मर है उसके 3-4 बेटे हैं, वो तीनों चारों उस खेत में काम करने लगते हैं, तो काम डिवाइड हो जाता है। अब इसमें से निकल के अगर कोई बाहर चला जाता है तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि उससे ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। डिस्गाइज में लगेगा कि सबके सब खेत में लगे हुए हैं, बट वो अपनी एबिलिटी से बहुत कम काम कर रहे हैं सब के सब। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि एजुकेशन लेने के बाद भी अगर ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है तो वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। वेस्टेज ऑफ मैन पावर है। गवर्नमेंट इसके साथ कैसे डील करती है, हेल्थ केयर के लिए कैसे क्या कदम उठाए हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में एनरोल हों, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लें, उसके लिए जैसे मिड डे मील जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, और कौन कौन से कदम उठाए गए हैं ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। पीपल एज अ रिसोर्स, इस चैप्टर में हम ये करेंगे कि लोग जो होते हैं किसी भी कंट्री के, तो वो वहाँ के लिए रिसोर्स बन सकते हैं। हमेशा ये सोचा जाता है, जैसे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, तो एक लायबिलिटी माना गया पॉपुलेशन को कि उसको फीड करना, उसके लिए हाउसिंग, सब चीज़ें प्रोवाइड करना एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन इसी को अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर हम उनको बेटर ट्रेंड, हेल्दी बना दें और उनको एजुकेशन दे दें, तो यही जो ह्यूमंस ज़्यादा है नंबर में, वो देश के लिए असेट बन जाएंगे। असेट और लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी मीन्स जो कोई चीज़ आपको देनी होती है वो लाइबिलिटी होती है, जिसके ऊपर कोई देनदारी है, कोई मुश्किल चीज़, जैसे आपको लोन देना होता है तो वो लाइबिलिटी में काउंट होता है। जबकि असेट होती हैं जैसे हमारी जो चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्रोडक्शन के लिए जो जो चीज़ें हमारे पास अपनी हैं वो असेट कहलाती हैं। तो असेट और लाइबिलिटी में ये अंतर होता है। असेट वो चीज़ें हैं जो हमारी अपनी है, लाइबिलिटी वो जो हमें देनी है। तो ह्यूमंस को ज़्यादा अगर नंबर है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसको एक एंगल से देखा जाता है कि ये लाइबिलिटी है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वही उनको स्किल्ड बना दिया जाए, एजुकेटेड कर दिया जाए, ट्रेनिंग दे दी जाए, तो वही असेट बन जाएंगे। असेट बन जाएंगे यानी देश के लिए वो जीडीपी बढ़ा सकते हैं। इस चैप्टर में हम इसी पे ध्यान देंगे। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन असेट। इसमें ये चैप्टर में हमें यही एक्सप्लेन करना है कि पॉपुलेशन को हम एक असेट की तरह ले सकते हैं फॉर द इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी के लिए, रादर देन लाइबिलिटी। उनको एक लाइबिलिटी नहीं समझना चाहिए, एक बोझ या बर्डन नहीं समझना चाहिए। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। अब पॉपुलेशन जो है उसको हम टर्न कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं। कैपिटल क्या होता है? जब हम किसी चीज़ में, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अपने फर्म में कोई पैसा लगाया,
वो कहलाता है कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा मतलब कि वही ह्यूमंस ऐसे बन जाएंगे जो कि अपनी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा जीडीपी अर्न करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। When there is investment made in form of education, training and medical care, एजुकेशन ट्रेनिंग और मेडिकल केयर अगर दे दी जाती है, उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। असलियत में ह्यूमन कैपिटल स्टॉक है कि कितनी स्किल या प्रोडक्टिव नॉलेज है व्यक्तियों में जो पॉपुलेशन वहां रह रही है। पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू कंट्रीज वर्किंग पीपल। पीपल एज अ रिसोर्स में एक तरीका है ये रेफर करने का कि लोग जो वहाँ के वर्किंग पीपल हैं उनको किस टर्म्स में देखना, इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज, कि उनकी कितनी स्किल्स और एबिलिटीज उनके पास हैं। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, अगर हम इस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट के नजरिए से देखें तो ये एम्फसाइज करता है यानी जोर डालता है इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि लोग कितने एबल हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अपना क्रिएट करने के लिए, क्रिएशन देने के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स। दूसरे रिसोर्सेज के तरह पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स होती है। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्जर पॉपुलेशन, ये लार्जर पॉपुलेशन होने की पॉजिटिव साइड है। हमेशा नेगेटिव साइड नहीं होती ज़्यादा पॉपुलेशन की, अगर उसी पॉपुलेशन को एडुकेट कर दिया जाए तो वो एक असेट बन जाती है। That is often overlooked when we look at only the negative side. अगर हम सिर्फ नेगेटिव साइड देखते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, कि कंसीडर करते हैं सिर्फ प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग पॉपुलेशन विद फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़, के इन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, ये प्रॉब्लम ही है। When the existing human resources further developed, जब existing human resource जो भी है उसको हम ज़्यादा और डेवलप करते हैं by becoming more educated and healthy, ज़्यादा उनको educated कर दें, healthy कर दें, skilled बना दें, we call it human capital formation. That means हम human capital बना रहे हैं। That adds to the productive power of the country. कंट्री की प्रोडक्टिव पावर ये बढ़ा देते हैं, जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। जिस तरह से अगर हम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं यानी अपनी बिल्डिंग बढ़ा दी, मशीनरी बढ़ा दी, लैंड बढ़ा दिया तो फिजिकल कैपिटल बढ़ा दी तो इनकम बढ़ती है, उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने से भी इनकम बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। अब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इन्हीं टर्म्स में होता है कि उनको एजुकेशन दे दी जाए, ट्रेनिंग दे दी जाए, मेडिकल केयर दी जाए। yields a return just like investment in physical capital, तो उसी तरह से फायदा मिलेगा जिस तरह से हमें किसी फिजिकल कैपिटल में पैसा लगाने से मिलता है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेन्ड पर्सन्स। इसको हम देख सकते हैं डायरेक्टली कैसे, कि ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं वो लोग जिनकी जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, बेटर ट्रेंड होते हैं, एज कम्पेयर टू जो नहीं ट्रेंड होते या एजुकेटेड नहीं होते, एज वेल एज हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल। हेल्थियर पीपल के पास भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, जितनी हेल्थ अच्छी होगी उतना अच्छा काम कर सकेंगे। India's green revolution is dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resource. लैंड रिसोर्स तो स्केर्स है, जितना है उतना ही अवेलेबल है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से हमने ज़्यादा नॉलेज लेके उसके अंदर टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोडक्शन कितना बढ़ा लिया था। इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन, जो इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन चला, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर में ट्रेन लोग आ गए, तो ये भी स्ट्राइकिंग इंस्टेंस है हाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ कम टू एक्वायर द हायर पोजिशन देन दैट ऑफ मटीरियल, प्लांट एंड मशीनरी। कि ह्यूमन स्किल जो है वो यानी कि ह्यूमन कैपिटल बनाना वो ज़्यादा अच्छी पोजीशन रखता है एज कम्पेयर टू प्लांट्स और मशीनरी लगाने के। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? इज इट लाइक लैंड और लेबर? तो ही सेज इट इज मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? इज इट लाइक रुपी, पैसा, डॉलर? तो इट इज मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि वो ह्यूमन स्किल्स बढ़ा दो तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। हेयर इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल ये दिखा रखा है, एक डॉक्टर है, वो पढ़ लिख के एबिलिटी आ गई उसके अंदर। ये है टीचर है, जो फैक्ट्री वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है, उसके पास आ गई। टेलर है, उसने भी एक स्किल ले रखी है,
तो एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉट स्किल्ड ही इज अर्निंग फार मोर देन दैट. Looking at the photograph, can you explain how doctor, teacher, engineer and a tailor are an asset to the economy? ये इंजीनियर दिखाया है, तो ये असेट कैसे है इकोनॉमी में? क्योंकि डॉक्टर जो है वो मेडिकल केयर दूसरों को दे रहा है और टीचर जो है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. इंजीनियर जो है वो भी कैपिटल मतलब जीडीपी में अपना योगदान दे रहा है. एक स्किल्ड टेलर है वो भी जीडीपी को आगे बढ़ाता है. Not only do more educated and healthier people gain through higher incomes, जो ज़्यादा एजुकेटेड या हेल्थियर होते हैं वो उनकी हायर इनकम तो होती ही है. सोसाइटी गेन्स ऑल्सो इन अदर इनडायरेक्ट वेज. इनसे सोसाइटी को और भी इनडायरेक्ट तरीके में फ़ायदा होता है. बिकॉज एडवांटेजेस ऑफ मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज ऑल्सो हु देमसेल्व्स वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर. क्योंकि ये उनकी एडवांटेजेस जो हैं उन लोगों तक भी पहुंचती है जिन लोगों ने ये डायरेक्टली एजुकेशन भी नहीं ली है और हेल्थ केयर भी नहीं ली है. यानी कि हेल्थ केयर जिन्हें नहीं मिली है उन्हें फ़ायदा तो मिल रहा है ना उन लोगों से, जैसे डॉक्टर से उन्हें फ़ायदा मिल रहा है. या जो डायरेक्टली एजुकेटेड नहीं है तो उनको दूसरे लोगों के एजुकेशन लेने से फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि वो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं. In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Land और physical capital के देखते हुए human capital formation ज़्यादा important है. Human resource can make use of land and capital क्योंकि land and capital को best use कैसे कर सकते हैं, उसकी productivity कैसे बढ़ा सकते हैं, ये human resource कितना developed है उसी से जितना ज़्यादा developed होगा उतना ज़्यादा इनसे चीज़ों से फ़ायदा निकाला जा सकता है. लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन. अपने आप तो ये चीज़ें फ़ायदे की हो नहीं जाती हैं. उनका एडवांटेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सकता है उस पर डिपेंड करता है कि जो उनसे एडवांटेज ले रहा है वो कितना स्किल्ड है, कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है. फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी. कई डिकेड से इंडिया की पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटी समझा जा रहा था रादर देन असेट समझने के बजाय. बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी लाइबिलिटी. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ी पॉपुलेशन है तो वो लाइबिलिटी ही है. इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव असेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल में पैसा लगाओ तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल. पैसा स्पेंड करना एजुकेशन देने में और हेल्थ केयर देने में. ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर इन यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. अब एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं और जितने और जो काम करने वाले हैं उनको और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रेनिंग दे दी जाए, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज एंड सो ऑन, इन सब के बारे में बता दिया जाए तो और ज़्यादा उनकी स्किल बढ़ जाती है. यहाँ पे दो केसेस दे रखे हैं, दो केसेस दे रखे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स. ये स्टोरी ऑफ सकल है. There were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village. Same village में रहते हैं, सीमापुर. Sakal is a 12-year-old boy. ठीक है. His mother Sheila looked after domestic chores. घर के काम करती है. Father Bhuta Chaudhary worked as an in an agricultural field. Sakal helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jeetu and sister Seetu. ठीक है. इसका रोज का रूटीन है. अपने ब्रदर और सिस्टर की देखभाल करता है. हिज अंकल श्याम हैज पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. 10th क्लास पास की है उसके अंकल श्याम ने. बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब. लेकिन उसके बाद भी जॉब नहीं मिला उसको. बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल. मदर और फादर चाहते हैं कि सकल को एजुकेशन दी जाए. दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द स्कूल विलेज स्कूल ज्वाइन करा दिया विच ही सून ज्वाइंड. ठीक है. He started studying and completed his higher secondary examination. 10th का एग्जाम दिया. His father persuaded him to continue his studies. He raised loan for Sakal to study a vocational course in computers. 12th करने के बाद उसको vocational course कराया गया computers में. Sakal was meritorious, intelligent था and interested in studies from the beginning. Studies में इंटरेस्ट भी लेता था. विथ ग्रेट वाइगर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स. बड़े एंथुजियाज्म के साथ, बड़े हिम्मत के साथ उसने वो कोर्स किया. आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म. किस तरह से उसको
फादर से ज़्यादा बेटर निकल गया, प्राइवेट फर्म में उसे जॉब मिल गई। ही इवन डिजाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एक नया टाइप का सॉफ्टवेयर भी डिजाइन कर लिया क्योंकि उसके पास स्किल्स आ गई थी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग से। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, इसके कारण सेल ऑफ द फर्म भी बढ़ गई। बॉस ने उसको पहचाना, उसकी सर्विसेज को, और रिवॉर्ड कर दिया, उसको प्रमोशन दे दिया। स्टोरी ऑफ विलास, विलास की स्टोरी देखो। विलास was an 11 years old boy residing in the same village as Sakal. सकल की तरह वो सेम विलेज में रहता है। विलास his father Mahesh was a fisherman. Fisherman था इसका father. His father passed away when he was 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. Father की डेथ हो चुकी, mother fish बेच के पैसे कमाती है। She bought fish from landowner's pond and sold it in the nearby mandi. She could earn only 20 to 30 a day by selling fish. Right? 20 to 30 इसकी बहुत कम इनकम है। विलास became patient of arthritis. Arthritis नाम की उसकी बीमारी भी हो गई। His mother could not afford to take him to doctor. अब इसे मेडिकल हेल्प भी नहीं मिली। He could not go to school either. ना वो स्कूल गया, ना उसे मेडिकल हेल्प मिली। That means जो अभी हमने देखा सकल के केस में क्या हो रहा था कि उसको वो मेडिकली ही इज फिट एंड उसको एजुकेशन में उसके लगा दिया गया पैसा, और बड़ी एंथुजियास्टिकली उसने भी एजुकेशन ली और वो एक उसका एज अ रिसोर्स वो डेवलप हो गया। यहाँ पे दूसरी साइड में ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, ना तो वो स्टडीज में इंटरेस्टेड है ना वो स्कूल जा पाया। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर यंगर ब्रदर मोहन। After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. मदर भी बीमार हो गई, कोई सपोर्ट करने को के लिए नहीं है। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। सेम काम जो उसकी मदर करती थी वो उसे करना पड़ा, यानी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मेजर इनकम, वो भी उस मेजर इनकम पर ही अटक कर रह गया। Do you notice the difference between the two friends? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आया? What are those? क्या क्या डिफरेंस आए? In the school case, in the two cases, studies, we saw Sakal went to school, Vilas did not go. एक स्कूल गया, एक नहीं गया। Sakal was physically strong and healthy. He did not need to visit doctor frequently. उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती frequently, जबकि विलास पेशेंट था आर्थराइटिस का, उसके पास लेकिन मीन्स नहीं थे, पैसे नहीं थे वो डॉक्टर के पास जाने के लिए। सकल को एक डिग्री मिल गई थी कंप्यूटर्स में, सकल को जॉब मिल गई प्राइवेट फर्म में, जबकि विलास ने वही काम लिया जो उसकी मदर किया करती थी और उसको भी मेजर इनकम अपनी मदर की तरह ही मिलती थी और सपोर्ट करनी थी पूरी फैमिली। इन द केस ऑफ सकल, सेवरल इयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड द क्वालिटी ऑफ लेबर। काम वो भी कर रहा है, काम वो भी कर रहा है, लेकिन उसके सकल के में क्वालिटी ऑफ लेबर ऐड हो गई, यानी उसकी क्वालिटी बढ़ गई। दिस एनहांस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। टोटल प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से बढ़ गई। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, और टोटल प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है तो इकोनॉमी भी आगे बढ़ती है। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो सैलरी या जिस भी तरह से उसको मिले, फायदा तो उसी को मिलता है। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ। विलास को नहीं मिल पाई है। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। henceforth he draws some salary of same salary of unskilled labor as his mother. अनस्किल्ड लेबर जिस अनस्किल्ड का मतलब कि कोई खास स्किल नहीं है, तो जो काम वो कर रहे होते हैं वो ऐसा काम होता है जो कोई भी कर सकता है, तो उसकी सैलरी या उसकी वेजेस या उसकी इनकम हमेशा कम रहती है एज कंपेयर टू स्किल्ड वाले। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स व एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। अगर शुरू में ही ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में पैसा लगा दिया जाता है तो वो उसके रिटर्न ज़्यादा अच्छे आते हैं फ्यूचर में। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज सेम एज इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड एंड कैपिटल। उसी तरह से जैसे लैंड और कैपिटल में लगाते हैं हम पैसा, किसी ने लैंड और कैपिटल ले रखा है उसको बढ़ा दिया जाए तो रिटर्न्स भी बढ़ जाएंगी। उसी तरह से अगर हम क्वालिटी ऐड कर देते हैं किसी में, उसको एजुकेशन अच्छी दे के या उसकी ट्रेनिंग दे के उसको स्किल्ड बना के, तो उसका इनकम लेवल बढ़ जाता है। वन इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न इन फ्यूचर। कोई भी शेयर्स में बॉन्ड्स में पैसा लगाता है तो किस लिए लगाता है? ताकि हायर
रिटर्न मिले फ्यूचर में। आज तो लगाना पड़ रहा है लेकिन आगे फायदा मिलेगा। तो एवरी टाइम व्हेन सम मनी इज इन्वेस्टेड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ अ चाइल्ड, लाइक by educating him, by giving him proper medical care, so he grows well and earns more, far more than the others who do not get these facilities. A child too, with investment made on her education and health, can yield a high return in future in form of higher earning, greater contribution to society. ऐसे किसी बच्चे के ऊपर पैसा लगा दिया जाए तो फ्यूचर में उसके पास अर्निंग ज़्यादा बढ़ जाती है, सोसाइटी के लिए वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है। Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. जितने एजुकेटेड लोग होते हैं वो तो अपने बच्चों के एजुकेशन पे पैसा लगाना चाहते हैं बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस कि क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ाई की। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स। जो उन्होंने एजुकेशन ली उसका फायदा उन्हें पता है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। न्यूट्रिशन और हाइजीन का भी वो पूरा ध्यान रखते हैं कि अच्छे से खाना मिल रहा है बच्चों को, उनके हाइजीन अच्छी चल रही है, सफाई सुथराई है कि नहीं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। वो एजुकेशन देखते हैं स्कूल पे अच्छी मिल रही है, अच्छी हेल्थ मिल रही है कि नहीं। अ वर्चुअस सर्कल इज दस क्रिएटेड। ध्यान देना, वर्चुअस सर्कल मीन्स कि उसे फायदा मिल रहा है, ये वर्चुअस साइकिल मिल गई। वर्चुअस साइकिल मीन्स कि एजुकेशन अच्छी मिल गई तो आगे और अच्छा होता चला जाता है। In this case, in contrast, vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking the hygiene. और एक गलत साइकिल बन जाती है अगर डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स होते हैं जिन्हें खुद नहीं एडवांटेज मिली, खुद एजुकेशन नहीं मिली, स्किल नहीं मिली, उनको खुद भी अनएडुकेटेड हैं, हाइजीन उनकी प्रॉपर नहीं है, सफाई सुथराई रखनी नहीं आती है, तो वो बच्चों को इसी सिमिलरली क्योंकि वो जानते नहीं होते हैं हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो अपने बच्चों को भी इस डिसएडवांटेज्ड स्टेट में ही रखते हैं। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान के पास देखो वैसे वो कोई ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उनके पास क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन थी, उन्होंने उसका यूज़ किया, उनको ज़्यादा अच्छा ट्रेन करके, स्किल्ड बना के, एजुकेटेड बना के कंट्री को आगे ले गए। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड और रिच कंट्रीज। फिर भी ये रिच और डेवलप्ड कंट्रीज बन गई। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। अपने पास तो नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं तो वो बाहर से लेते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप्ड? अब रिसोर्सेज उन्हें बाहर से लेने पड़ते हैं, तब भी वो रिच और डेवलप कैसे हो गए? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है एजुकेशन में, हेल्थ में। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। इन्होंने लोगों का ऐसा फायदा लिया जैसे लैंड और कैपिटल से लिया जाता है। एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल। जितनी एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी बनाई वहाँ के लोगों ने, हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप्ड। पढ़ लिख के उन्होंने टेक्नोलॉजीज का एडवांसमेंट किया जिसके कारण इनकम बढ़ गई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। अगर हम मेन एंड वुमेन के देखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक विलास एंड सकल, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। कई एक्टिविटीज में लगे होते हैं। वी सॉ विलास सोल्ड फिश, सकल गॉट अ जॉब इन फर्म। ठीक है, दोनों का डिफरेंस देख लिया। द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। 3 मेन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और माइनिंग आती है। क्वेरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर नेचर से जब हम डायरेक्टली कोई चीज ले रहे हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर है। जब हम उसको लेके प्रोसेस करके कुछ बना रहे हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर है। जैसे क्वेरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस एटसेट्रा, ये जो चीजें जो बाकी इन दोनों चीजों को सपोर्ट कर रही होती हैं ये कहलाती है टेरिशरी सेक्टर। द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सेक्टर क्या है? प्रोडक्शन करता है गुड्स का और सर्विसेज का। दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। ये एक्टिविटीज जो होती हैं नेशनल इनकम में
तीनों का योगदान है, प्राइमरी सेक्टर का भी, सेकेंडरी का भी, टर्शियरी का भी। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स। एक तो दो पार्ट्स हैं, मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज के अंदर रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स, दैट इज एक्टिवली परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। जो कुछ काम कर रहा है पे या प्रॉफिट लेने के लिए, वो कहलाती है मार्केट एक्टिविटी। इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आता है और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्फ कंजम्पशन। नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो हैं जो अपने लिए यूज हो रही हैं। दीज कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। ये क्या हो सकता है कि कंजम्पशन, कंज्यूम करना या प्रोसेस करना प्राइमरी प्रोडक्ट को, एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, और अपना प्रोडक्शन फिक्स्ड एसेट्स का। कैसे एक्टिविटी है? visit a village or colony located near your residential area and note down the various activities undertaken by the people of that village or colony. If this is not possible, ask your neighbor what is their profession, in which sector will you categorize their work. ये है एक्टिविटी पहचानने के लिए कि कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. Family में men और women के बीच में काम बांट दिया गया। Women generally look after domestic chores and men work in fields. ये होता था। Sakal's mother Sheila cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house, looks after her children. और सकल के फादर बूटा जो है वो कल्टीवेट करते हैं फील्ड को। दैट मीन्स वो पैसा अर्न करने का काम फादर कर रहा है, जबकि मदर कर रही है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी घर की। सेल्स आर प्रोड्यूस इन मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ फैमिली। फैमिली के लिए वो कितना भी काम कर रही है फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसको कोई अर्निंग नहीं है। बट बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली। बूटा को पैसे मिल रहे हैं जो वो फैमिली पे खर्च करता है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। वुमेन को कौन पे करता है? जो वो सर्विसेज दे रही है फैमिली में। देयर वर्क इज नॉट अकाउंटेड इन द नेशनल इनकम। इसलिए उनके नेशनल इनकम में कोई वर्क का काउंट होने का मतलब ही नहीं है। विच इज सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। जितनी भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं कंट्री में, उसमें उनका कोई योगदान नहीं माना जाता। गीता मदर ऑफ बिलास अर्न एन इनकम ऑफ बाय सेलिंग फिश। ठीक है, गीता जो है सेल कर रही है फिश, उससे मनी अर्न कर रही है। 10 women आर पेड फॉर देयर वर्क। यहाँ पे उसको पेमेंट मिल रहा है अपने काम के लिए। व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, लेबर मार्केट में एंटर करके वहां उसको पैसे मिल रहे हैं। दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। अब उनके अर्निंग जो है वो उसको डिटरमाइन क्या करता है कि बेसिक एजुकेशन क्या है, उनकी स्किल क्या है। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। जितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उनका फायदा उठाने का मैक्सिमम तरीका एजुकेशन देती है, अवेलेबल बिफोर हिम। एजुकेशन एंड स्किल आर मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। मार्केट में कोई कितना पैसा अर्न कर रहा है डिपेंड करता है उसकी स्किल पे और उसकी एबिलिटीज और एजुकेशन पे। A majority of women have major education and low skill formation. अधिकतर women को ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिली हुई है, ना स्किल फॉर्मेशन हुई है। Women are paid low as compared to men. Men के कंपैरिजन में इसलिए उनको पेमेंट भी कम मिलता है। Most women work where job security is not there. अधिकतर women ऐसी जगह पे काम कर रही हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। Various activities relating to legal protection इज मेजर। और जो एक्टिविटीज यहाँ पे वुमेन के लिए बताया गया है कि ज़्यादातर वुमेन की कम एजुकेशन होती है, कम स्किल फॉर्मेशन होती है, इसीलिए उनको पैसे भी कम मिलते हैं और ऐसी जगह वो काम कर रही होती है जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू लीगल प्रोटेक्शन इज मेजर। और जहाँ यहाँ पे एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जहाँ लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं मिला होता है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। ऐसे सेक्टर में जहां काम कर रहे हैं तो उसको इरेगुलर या लो इनकम माना जाता है।
In this sector, there is absence of basic facility like maternity leave. जो यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, जैसे जब बेबी हुआ तो मैटरनिटी लीव मिलती है, वो नहीं मिलती है, चाइल्ड केयर नहीं मिलती है, अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं मिल रहे होते हैं. हाँ, विमेन विद हायर एजुकेशन, और अगर विमेन होती है हायर एजुकेशन के साथ स्किल फॉर्मेशन अगर हो रखी है तो उसको पेमेंट भी अच्छा मिलता है मैन की तरह, एट पार विद मैन, मतलब इक्वल टू मैन. लाइक कोई इंजीनियर है तो उसको बराबर ही मिल रहा होता है. अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर, टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट. विमेन अधिकतर मेडिसिन और टीचिंग में ज्यादा एंट्री ले रखी है. सम women have entered the administrative and other services including those which need high level of scientific and technological services. कुछ women ने ऐसी भी फील्ड में एंटर किया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल सर्विस की ज़रूरत है. Ask your sister or classmate what she would like to take up as career. अब यहाँ पे है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट. कहीं की अगर हमें देखनी है कि पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है तो वहाँ का लिटरेसी रेट देखना है. हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी. हेल्थ हम कैसे चेक कर सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कि एवरेज एट एन एवरेज कितनी लाइफ जीते हैं वहाँ के लोग. एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय पीपल ऑफ द कंट्री, कितनी स्किल्स उन्होंने ले रखी हैं. क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही ग्रोथ रेट होगा कंट्री का. इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर लाइबिलिटी फॉर इकोनॉमी. अब बिना पढ़े लिखे या अनहेल्दी लोग जो हैं वो लाइबिलिटी हैं इकोनॉमी के लिए. इकोनॉमी को ऊपर थोड़ी उठा सकते हैं, बल्कि उनके ऊपर कुछ पैसा खर्च होता है. लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन असेट. और लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो देश के लिए एक असेट है. ना एजुकेशन, सकल्स एजुकेशन इन इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ bore him the fruits in the later years in term of good job and salary. सकल के ऊपर जो पैसा लगाया गया तो उसका फायदा मिला उसको बाद में, अच्छी सैलरी और अच्छा जॉब. He saw education was an important input for the growth of सकल. हमने देखा कि एक एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट इनपुट है सकल की ग्रोथ के लिए. It opened new horizons for him. नए रास्ते खुले उसके लिए. Provided new aspirations. नए नए काम करने के लिए उसके सामने आया. एंड डेवलप वैल्यूज ऑफ लाइफ. वैल्यू ऑफ लाइफ बढ़ जाती है. नॉट ओनली सकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो. सिर्फ एक इंडिविजुअल की अपनी ग्रोथ नहीं होती है, इससे क्या होता है सोसाइटी भी इम्प्रूव करती है. टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी इट ऑल्सो एनहांसेस नेशनल इनकम. नेशनल इनकम भी बढ़ती है, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस. गवर्नेंस की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है. देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. अब कोशिश की गई है कि सबका एक्सेस हो, सबकी पहुंच हो, सब बने रहें, सबको अच्छी क्वालिटी मिले बेसिक एजुकेशन में, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स. गर्ल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया क्योंकि इंडिया में गर्ल्स की एजुकेशन की तरफ ध्यान शुरू से ज़्यादा नहीं दिया गया था. देयर इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग फॉर स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय. अब थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए नवोदय विद्यालय इंट्रोड्यूस किए गए इन ईच डिस्ट्रिक्ट. वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्जर नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स. वोकेशनल स्ट्रीम्स भी उसके अंदर डाले गए हैं ताकि हाई स्कूल स्टूडेंट्स का नंबर भी बढ़े विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स, और उनको ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स भी साथ के साथ मिलती जाए. द प्लान आउटले ऑफ ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम rupees 151 crore in the first plan to rupees 43,825 crore in 10th plan. यानी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया गया है. The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3.98% in 2002. to 2003 budgetary ये estimate है. The literacy rate have increased from 18% in 1951 to 65% in 2001. Literacy is not only a right. Literacy पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज बढ़ती जा रही है. लिटरेसी सिर्फ राइट नहीं है, इट ऑल्सो इज नीडेड इफ सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली.
ढंग से अपनी ड्यूटीज निभाएं, राइट्स को एंजॉय करें प्रॉपरली, उसके लिए भी एजुकेशन जरूरी है। However, a vast difference is noticed across different sections of population. अलग अलग sections of population में differences अभी भी देखने को मिलते हैं, हम नोटिस कर सकते हैं। Literacy among males is nearly 50% higher than females and it is about 50% higher in urban areas. Males को 50% ज़्यादा literacy मतलब नंबर है उनका 50% ज़्यादा, और दूसरी चीज़ के 50% ज़्यादा है literacy urban areas में as compared to rural areas. Literacy rates vary from 96% in some district of Kerala. केरला में कुछ डिस्ट्रिक्ट में 96% तक लिटरेसी है, और जबकि 30% से भी कम लिटरेसी है मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपेंडेड टू ओवर 5 लाख विलेजेस इन इंडिया। प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है वो 5 लाख विलेजेस बन गए इंडिया में। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज बीन डाइल्यूटेड बाय पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। लेकिन इतना स्कूल्स का बढ़ाना भी काम नहीं आया क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग अच्छी नहीं है, हाई ड्रॉप आउट रेट्स हैं, मतलब स्कूल में आते हैं लेकिन वो छोड़ के चले जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय। अब ये सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया है, इसका है क्या, 2010 में ये चलाया गया कि सबको एजुकेशन अच्छे से मिले। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया था in partnership with the states and local government and the community for achieving goal of universalization of elementary education, कि एक जैसी एजुकेशन हो जाए और सबको मिले एजुकेशन, ये कदम उठाया गया सर्व शिक्षा अभियान में। Along with it, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. ब्रिज कोर्सेस मीन्स कि जैसे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं तो उनको कैसे बैक टू स्कूल वापस लाना है, उस तरह के कैंप्स लगा के कि वापस स्कूल में आना है अगर कुछ क्लासेस करके छोड़ दिया है तो, ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिल जाए, ये इनिशिएटिव लिया गया। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन। मिड डे मील रखना एक यही तरीका है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और वहाँ पर रिटेन भी करें, रह भी जाएँ। मिड डे मील अगर मिल रहा होता है तो पेरेंट्स को एक तो बेफिक्री हो जाती है कि वो दिन का खाना खा लेंगे, बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाता है, और शायद इस अट्रैक्शन में कई लोग स्कूल को छोड़ते भी नहीं है। एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस, इससे न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बच्चों का बढ़ जाता है। दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में इसमें क्या है, मिड डे मील को भी इम्प्लीमेंट किया गया ताकि अटेंडेंस बढ़े, स्कूल में बच्चे रहें, न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़े। ये पॉलिसीज जो क्या करती हैं, लिटरेट पॉपुलेशन को और ऐड कर देती हैं, यानी पॉपुलेशन और भी लिटरेट हो जाएगी। द 10th प्लान एंडेवर टू इंक्रीज इन एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन ऑफ द 18 to 23 ईयर्स एज ग्रुप फ्रॉम प्रेजेंट 6% to 9% बाय द एंड ऑफ द प्लान पीरियड। अब ये 10th प्लान के अंदर ये भी है कि इंक्रीज किया जाए एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में, ठीक है। 18 to 23 ईयर्स के ग्रुप के लोग और ज़्यादा एजुकेशन लें। अभी जो 6% ले रहे हैं तो 9% बाय द एंड ऑफ प्लान पीरियड का एम रखा गया। द स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, ताकि सब तक पहुंच हो, क्वालिटी अच्छी हो, स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम हो, मॉडिफिकेशन हो उसके अंदर, वोकेशनलाइजेशन मतलब वोकेशनल स्टडीज़ भी उसके साथ हों, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको किसी प्रोफेशन के लिए भी तैयार कर दें। एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंट एजुकेशन। डिस्टेंट एजुकेशन का मतलब जैसे घर बैठे एजुकेशन ले लेते हैं, जैसे हम करस्पॉन्डेंस से भी एजुकेशन लेना कहते हैं, कि जाना ना पड़े, सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए जाना पड़ता है, स्टडी मटेरियल घर पे भेज दिया जाता है, और कभी कभी ये नहीं, रेगुलर रूप से नहीं जाना पड़ता है। तो डिस्टेंट एजुकेशन क्या करती है कि कुछ लोग जो रेगुलर नहीं ले सकते हैं उनके लिए भी एक मौका मिल जाता है कि वो एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इन सबको एक तरह से मिला दिया जाए। Over the past 50 years, there has been a significant growth in number of universities and education institution of higher learning in specialized areas. Number of universities और institution भी बढ़ रहे हैं
स्पेशलाइज्ड एरिया में एजुकेशन देने के. Let us read the table to see the increase in number of colleges, universities, enrollment of students and recruitment of teachers since 1951 to 1999. देखो तो ये नंबर बढ़ते ही जाएंगे. जैसे 30 से ये 238 पहुंच गए. नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने बढ़ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ गए. ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन के ऊपर ये काम भी किया जा रहा है. हेल्थ. Firm maximizes profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as a healthy worker because of ill health? कोई भी बुरी हेल्थ के व्यक्ति को एम्प्लॉय करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उन्हें तो अपना प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए. The health of a person helps him to realize his potential and ability to fight illness. हेल्थ किसी पर्सन की हेल्प करती है कि वो अपने पोटेंशियल को यूज़ करे, एबिलिटी को यूज़ करे इलनेस से लड़ने के लिए. एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स लाइबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंडीड. किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अनहेल्दी व्यक्ति है तो वो शायद उनके लिए लाइबिलिटी ही बन जाता है. हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस ऑफ रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग. कोई कितना सही रहता है तो हेल्थ उसमें इंपॉर्टेंट तो है ही. हैंसफोर्थ और आगे देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री. पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस अच्छा रहे, ये भी प्रायोरिटी रहती है कंट्री की. आर नेशनल पॉलिसी टू एम्ड एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर. तो हमारे भी सिस्टम में ध्यान दिया गया कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक सब एक्सेस कर पाए, यानी वहां तक सबकी पहुंच हो. फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस. फैमिली वेलफेयर में ध्यान देना जिससे मदर और बेबीज की हेल्थ अच्छी रहे. न्यूट्रिशनल सर्विसेज एंड स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. अंडर प्रिविलेज जो सेगमेंट है उसकी तरफ ध्यान देना कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, या तरीके निकालने के उनकी भी हेल्थ केयर कैसे अच्छी रह सकती है. ओवर द लास्ट 5 decades, 50 साल से समझ लो, इंडिया हैज बिल्ट अप अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन गया. द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी केयर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह पे यहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर यहाँ पे बढ़ाई गई है. दीज मेजर अडॉप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इसके कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है. ओवर 64 years in 2000. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब इन्फेंट हम उनको बोलते हैं जो 1 year से छोटे होते हैं, तो उनकी डेथ अगर हो जाती है तो वो हैज कम डाउन, वो कम हो गई है. 147 जो हुआ करती थी, ये पर 1000 में निकाली जाती है. 147 हुआ करती थी 1951 में, उससे अब 75 पे आ गई है 2000 में. दैट मीन्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूवमेंट ला रही हैं. क्रूड बर्थ रेट हैज ड्रॉप्ड टू 26.1 and death rate by 8.7 within the same duration of time. अब ये क्या है, बर्थ रेट 26.1% पर आ गया है और डेथ रेट 8.7% विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इसी टाइम में इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जीवित कितने टाइम तक रहते हैं, कितनी लॉन्गेविटी है, वो देखी जाती है इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में. तो वो ज़्यादा कब होगी, जब हेल्थ केयर अच्छी मिल रही होगी. इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर एंड यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. कंट्री आगे कितनी प्रोग्रेस करेगी, तो इन सब चीज़ों से हम इन इंडेक्स से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स हमें क्या शो करते हैं कि कितनी अच्छी हेल्थ केयर चल रही है, क्या वो इम्प्रूव कर रही है या नहीं. इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब अगर लंबी लाइफ होगी, दैट शोज कि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी है लाइफ की और मेडिकल केयर अच्छी मिल रही है. रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, इंश्योरिंग न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद मदर एंड चाइल्ड केयर. और अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नीचे आ रहा है, दैट मीन्स अच्छी केयर मिल रही है बच्चों को और उनके मदर को. ये टेबल से हम रीड कर सकते हैं. There are many places in India which do not have even these basic facilities. Just 4 states like Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Maharashtra have 81 out of 181 medical colleges. तो सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के अंदर 181
मेडिकल कॉलेजेस में से 81 कॉलेजेस तो यहीं पर हैं। ऑन द अदर हैंड स्टेट्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव पुअर हेल्थ इंडिसेस एंड फ्यू मेडिकल कॉलेजेस। वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस भी कम है बिहार और उत्तर प्रदेश में, और हेल्थ इंडिसेस इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखते हैं कि इसका मतलब पूरे देश में एक जैसा नहीं है। ये ऊपर जो टेबल्स हैं उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एक ही कंट्री के अलग अलग जगह पर कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी डिफरेंस है। अब हम आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। काम तो करती है सकल की मदर। सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम इन प्लेइंग एंड रोमिंग। कैन यू गेस शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या इनको हम ये कह सकते हैं कि ये अनएम्प्लॉयड है? नहीं। जो काम करना ही नहीं चाह रहा उसको हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं डालते। जैसे शीला ने कभी ट्राई थोड़ी किया कुछ अर्न करने के लिए। या जो बच्चे हैं उनको हम ऐसे नहीं गिनेंगे कि वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। हम अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट को, उसके स्टेटस को सिर्फ काउंट करते हैं उन लोगों के आधार पर जो कहीं जॉब करके या किसी तरह से कुछ अर्न करना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको अनएम्प्लॉयड मानेंगे। ऐसा नहीं कि कोई ओल्ड है या बच्चे हैं तो हम उनको भी गिने कि ये काम नहीं कर रहे इसलिए अनएम्प्लॉयड है। एक एज का व्यक्ति और जो चाहता है काम करना, इन केस उसे वो काम नहीं मिल पाता, देन ओनली ही इज अनएम्प्लॉयड। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. जो काम करना चाहते हैं, जितने वेजेस मिलती हैं उस पे उन्हें काम नहीं मिल रहा हो तो हम उन्हें अनएम्प्लॉयड मानते हैं। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। डोमेस्टिक डोमेन से वो शीला बाहर काम करना ही नहीं चाहती है। जीतू सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन वर्कफोर्स पॉपुलेशन। वो वर्कफोर्स पॉपुलेशन में छोटे बच्चे भी नहीं आते। नाइदर जीतू सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड, इसलिए हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं गिनेंगे। The workforce population includes people from 15 years to 59 years. Workforce population हम 15 years से 59 years तक की लेते हैं। Suckles brother and sister do not fall within the age group. ब्रदर सिस्टर तो इस एज ग्रुप में नहीं आते, सो दे कैनॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, तो उनको अनएम्प्लॉयड नहीं मान सकते। सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर हर फैमिली। मदर जो है काम करती है अपनी फैमिली के लिए। शी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए वो अपने डोमेस्टिक डोमेन से बाहर नहीं निकलना चाहती, इसलिए हम उसे अनएम्प्लॉयड नहीं गिनेंगे। शी टू कैनॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स, हालांकि इस स्टोरी में मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर होते तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं माने जाते क्योंकि वो इस अर्निंग ग्रुप में आते ही नहीं है, एज ग्रुप में नहीं आते। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इंडिया में रूरल और अर्बन दोनों जगह अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। नेचर किस टाइप से अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिफर करता है रूरल और अर्बन एरियाज में। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज में अधिकतर एजुकेटेड वाला अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी एजुकेशन ले ली उसके बाद काम नहीं मिल रहा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जैसे जो जितने फार्म पे वर्कर्स होते हैं उनको काम मिलता है जिस टाइम हार्वेस्ट हो रही होती है या सोइंग हो रही होती है, बाकी उनका जो सीजन नहीं है उसमें वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को, उस टाइम के अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिस्गाइज ऐसे होता है कि जैसे एक फैमिली में 2 जने खेत में काम कर सकते हैं, बजाय उसके 4 भाई सेम फील्ड में काम कर रहे हो, तो लगता ही है कि चारों ही काम में लगे हुए हैं, बट वहां पे काम 2 जनों का है, लगे हुए 4 हैं। दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा कम ही अर्न कर रहे हैं सब अपने एबिलिटी के हिसाब से, तो ये छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है। Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. कुछ months of year में उनको काम नहीं मिलता। People dependent upon agriculture usually face such kind of problem. Agriculture में ऐसी प्रॉब्लम आती है। There are certain busy season when sowing, harvesting, weeding, threshing is done. उनको काम तो मिल जाता है जिस टाइम पे sowing, harvesting, weeding, threshing हो रही होती है।
Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. कुछ ऐसे months होते हैं जिसमें उनको ये काम नहीं मिलते. In case of disguised unemployment, people appear to be employed. Disguise वाला unemployment वो है जहाँ पे लगता है कि वो employed है. They have agricultural plot where they find work. एग्रीकल्चरल प्लॉट है वहाँ पे वो काम कर रहे हैं. दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. अधिक तरह की फैमिली के मेंबर जहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगे होते हैं वहाँ पे ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है. द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल. वर्क वहाँ पे है 5 जनों का लेकिन काम कर रहे हैं 8 जने. 3 पीपल एक्स्ट्रा हैं. दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज 5 पीपल. जहाँ पे 5 जने काम कर सकते हैं वहां पे 3 एक्स्ट्रा जो लगे हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा इनकम तो नहीं आ जाती उससे. द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय 5 पीपल. 5 जने जो काम कर सकते हैं उससे ज्यादा तो काम नहीं हो जाता अगर 8 जने भी काम करेंगे. इफ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन. 3 को हटा भी दिया जाए तो भी प्रोडक्टिविटी कम तो नहीं हो जाएगी. द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल. फील्ड को 5 जनों की सर्विस चाहिए एंड 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइजली एम्प्लॉयड. वो डिस्गाइजली वहां पे एम्प्लॉयड है एक्स्ट्रा वाले. इन केस ऑफ अर्बन तो ये हो गया डिस्गाइज्ड. इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ कॉमन फिनोमेना. एजुकेटेड जो एजुकेशन लेने के बाद भी जिन्हें काम नहीं मिल रहा ये एक कॉमन फिनोमेना है. Many youth with matriculation, graduation and post-graduation degree are not able to find job. Degrees लेने के बाद भी job नहीं मिल पाती है. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. Matriculates को तो फिर job मिल जाती है जबकि higher degrees वाले graduation या post graduation degrees को job नहीं मिलती है. इसका reason क्या है? कम वाले को मिल गई जबकि ज्यादा वाले को नहीं मिली. उसका रीजन ये होता है कि मेट्रिकुलेशन के हिसाब से जो काम मिलना चाहिए वो थोड़ा ज्यादा है, वो उन लोगों को मिल जाता है. लेकिन जिसने हायर डिग्री ले रखी होती है वो ऐसी जगह पे जाने पे तैयार नहीं होते हैं. उनको चाहिए अपने डिग्री के हिसाब से काम, वो उन्हें अवेलेबल नहीं होता है. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. ठीक है. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower is in certain categories coexist with shortage of manpower in others. अब ये बड़ा पैराडॉक्स है. कैसे कि कहीं पे तो सरप्लस मैन पावर है, ज्यादा है, ठीक है, उसके साथ साथ कहीं पे शॉर्टेज है मैन पावर की. देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन इन वन हैंड. कई बार टेक्निकली क्वालिफाइड होने के बाद भी वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है. while there is a dearth of technical skills required for economic growth. जबकि कहीं पे ऐसा होता है कि टेक्निकल स्किल्स नहीं है लोगों में, अगर वो बढ़ाई जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. ठीक है. तो ये इस तरह की दो चीजें सिचुएशन चल रही होती हैं कि एक जगह कोई टेक्निकली स्किल्ड है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही है, और एक जगह ये कहा जाता है कि टेक्निकल स्किल की कमी के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं पा रही है. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स. अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, जो व्यक्ति काम कर सकता है, जिसके पास योग्यता है, जो कि जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, वो नहीं दे पा रहा. पीपल हु आर एन असेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी. और बिना कारण के ही उनको जो असेट हो सकते थे वो लायबिलिटी में टर्न हो जाते हैं. देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस. ऑल्सो दे फील होपलेसनेस, है ना, एंड डेस्पेयर अमंग यूथ. परेशान रहते हैं. पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली. फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काफी पैसा नहीं होता है. इनेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट implies a great social waste. अब जो लोगों के पास मनी नहीं है सपोर्ट करने के लिए अपनी फैमिली को, इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, यानी एजुकेटेड भी हैं, काम भी करना चाहते हैं और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, तो लेकिन उनको नहीं मिल रहा, तो इसके कारण एक सोशल वेस्ट हो रहा है, एक समाज का नुकसान हो रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. जो अनएम्प्लॉयमेंट है एक तरह से वो बोझ बन जाता है. द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस. और डिपेंडेंस हो जाती है अनएम्प्लॉयड की वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर. जो काम कर रहा है उसके ऊपर ज्यादा बर्डन हो जाता है. द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड.
और बुरा प्रभाव पड़ता है पूरी सोसाइटी पर भी और उस व्यक्ति की लाइफ पर भी। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in health status. जहाँ पे subsistence level पे रह रहे हैं, जैसे तैसे किसी तरह खाना खा पी रहे हैं, वहाँ पे अगर इस तरह से डिक्लाइन हो जाता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, तो डिक्लाइन किस में आ जाता है? हेल्थ स्टेटस में, और इससे स्कूल से विड्रॉल भी इसका रिजल्ट होता है, स्कूल से जो बच्चे छोड़ देते हैं। Hence unemployment has determinal impact on overall growth of an economy. इकोनॉमी के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का इसलिए बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। इसका मतलब ये डिप्रेस्ड इकोनॉमी है। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्स जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है वो वेस्ट जा रहा है, विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जिसको हम बहुत अच्छे से लगा के एम्प्लॉय करके कुछ प्राप्त कर सकते थे। If people cannot be used as a resource, they naturally appear to liability to the economy. अगर जो रिसोर्स की तरह यूज नहीं किए जा सकते हैं, वो व्यक्ति एक तरह से लाइबिलिटी बन जाते हैं इकोनॉमी के लिए। यानी अनएम्प्लॉयमेंट सच में एक बहुत खराब सिचुएशन है। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। स्टैटिकली देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम आता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड with low income and productivity are counted as employed, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कम इनकम है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी भी जिनकी कम है, लेकिन हम उन्हें एम्प्लॉयड मान लेते हैं बिकॉज दे आर अर्निंग समथिंग। दे अपीयर टू वर्क, ऐसा लगता है वो काम कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम, उनके पोटेंशियल देखी जाए कितना कर सकते हैं और इनकम को कंपेयर किया जाए तो इट इज नॉट एडिकेट फॉर देम, वो पर्याप्त नहीं होती। द वर्क दैट दे आर परस्यूइंग, जो काम उन्होंने ले रखा है, seems forced upon them, ऐसा लगता है जैसे वो फोर्स किया गया उनके ऊपर। They may therefore want other work of their choice, तो वो कोई दूसरा काम लेना चाह सकते हैं। Poor people cannot afford to sit idle, लेकिन पुअर लोग खाली तो बैठ नहीं सकते, रोज कमाना रोज खाना वाली भी तो लोग होते हैं। They tend to engage in any activity irrespective of its earning potential, इसलिए जो उनके सामने आ रहा है वो उसी को अपनी वो बना लेते हैं, यानी लाइवलीहुड बना लेते हैं, ये ध्यान ना देते हुए कि इसके अंदर कितनी अर्निंग पोटेंशियल है। दिस अर्निंग कीप्स देम ऑन बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, और ये छोटी सी इनकम जो है वो उनको सब्सिस्टेंस लेवल पे ही रखती है, यानी वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते। मोरओवर द अनएम्प्लॉयड स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में एक ये भी आता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितना है प्राइमरी सेक्टर में। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड, कि पूरी फैमिली काम कर रही है जबकि हर एक की जरूरत भी नहीं है। सो देयर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। बट ऑल द फैमिली मेंबर ऑल्सो शेयर इन व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, और जो प्रोड्यूस होता है उसको सब बांट लेते हैं। This concept of sharing of work in the field and produce reduce the hardship of unemployment in rural sector. इससे क्या है कि वो जो हार्डशिप आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट, उससे तो बेटर ही है, बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ फैमिली, लेकिन उससे फैमिली तो पुअर ही बनी रहती है ना। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स, और इसके लिए क्या होता है, धीरे धीरे जो भी सरप्लस लेबर होती है हाउस होल्ड में वो छोड़ के चले जाते हैं कहीं ना कहीं किसी और टाउन में या सिटी में, ताकि उन्हें काम मिल सके। लेट्स डिस्कस अबाउट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स मेंशन्ड अर्लियर। 3 सेक्टर अलग अलग हैं, उसके अंदर अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। सबसे ज्यादा लेबर एग्रीकल्चर में लगी हुई है। In recent years, there has been a decline in dependence of population on agriculture. कुछ ही सालों में अभी पीछे थोड़ा नंबर कम हुआ है जो डिपेंडेंस थी पॉपुलेशन की एग्रीकल्चर के ऊपर, पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर, क्योंकि वो जो हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा उसकी वजह से, क्योंकि आज पैसे की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है तो लोगों को ये रियलाइज करके कि हम इतने लोग भी काम कर सकते हैं, कुछ लोग मूव आउट कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह पे। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन द एग्रीकल्चर हैज मूव टू आइदर सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर से निकल के वो सेकेंडरी या टेरिशरी सेक्टर तक पहुंच जाते हैं। द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। सेकेंडरी सेक्टर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग है सेकेंडरी सेक्टर की स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग।
इन केस ऑफ टेरिशरी सेक्टर में देखें तो वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपियरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। नई नई सर्विस के एरियाज आ रहे हैं। लेट्स रीड अ स्टोरी टू नो हाउ पीपल कुड बिकम एन असेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ विलेज। विलेज की इकोनॉमी के लिए लोग खुद कैसे असेट बन सकते हैं। स्टोरी ऑफ अ विलेज। देयर वाज अ विलेज इनहैबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज। बहुत सारी फैमिलीज रहती थी विलेज में। ईच फैमिली प्रोड्यूस्ड enough to feed its family members। फैमिली मेंबर्स को फीड करने के लिए काफ़ी हो जाता था वहाँ पे सबके अन्य। ईच फैमिली मेट इट्स नीड बाय द मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। क्लोथ्स भी अपने आप बनाते हैं, टीचिंग भी अपने आप करते हैं बच्चों की। वन ऑफ द फैमिली डिसाइड्स टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एग्रीकल्चरल कॉलेज। एग्रीकल्चर कॉलेज में एक बच्चे को भेज दिया गया। द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन नियर बाय कॉलेज। पास के एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया, एग्रीकल्चर के कॉलेज में। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग। उसने एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग कर ली एंड केम बैक टू विलेज। वापस आ गया विलेज में। ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव। उसको अब नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी के नॉलेज लेके आया होगा वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से, तो उसको एग्रीकल्चरल कॉलेज से लेके आया होगा। तो जब वो वापस आया तो उसको जो उसके आइडियाज थे, जो उसको डिज़ाइन जो उसने किया, तो उससे उसने इम्प्रूव किया प्लॉ को, विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ द वीट की इंक्रीज यील्ड बढ़ गई। दस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियरिंग वॉज क्रिएटेड। इस तरह से एक नया जॉब क्रिएट हो गया एग्रो इंजीनियरिंग का। एंड फिल्ड इन द विलेज। द फैमिली इन विलेज सोल्ड द सरप्लस इन नियर बाय नेबरिंग विलेज। अब जो अपने लिए पूरा पड़ता था उससे ज्यादा उगेगा तो साथ के विलेज में बेचना शुरू कर दिया। दे अर्न गुड प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट मिला विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्व्स। आपस में बांट लिया। इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिली आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन विलेज। एक कुछ टाइम बाद मीटिंग हुई। दे ऑल वांटेड टू हैव बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन टू। अब वो चाहते थे कि उनके बच्चों का भी अच्छा फ्यूचर बने। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज। रिक्वेस्ट करी पंचायत से कि विलेज खोला जाए स्कूल में। दे एश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। पंचायत में ये भी एश्योर किया स्कूल खुलेगा तो हम सब अपने बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल उनके सामने आ गया था कि एक बच्चा अगर एग्रीकल्चरल इंजीनियर करके आया तो वो कितना कुछ सीख के आया। द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपन अ स्कूल। पंचायत ने गवर्नमेंट की हेल्प से स्कूल खोला। और टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम नियर बाय टाउन। पास के टाउन से टीचर भी बुला दिया गया। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। सारे बच्चे स्कूल जाने लगे। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग। अब एक लड़की को टेलरिंग की वो मिल गई स्किल। शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ्स फॉर द फैमिलीज ऑफ विलेज फॉर एवरीवन नाउ wanted to buy and wear well tailored clothes। तो अब उसने जो सिलना शुरू किया प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आई थी, तो हर एक को ये भी शौक लगा कि हमें अच्छे से टेलर्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए। दस अनदर न्यू जॉब, एक और नया जॉब क्रिएट हो गया टेलर का। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट। एक और पॉजिटिव इफेक्ट आया। द टाइम ऑफ द फार्मर इज इन गोइंग फार फॉर बाइंग क्लोथ्स वॉज सेव्ड। जो वो दूर जाके कपड़े खरीद के लाते थे वो टाइम सेव होने लगा। एज द फार्मर स्पेंड मोर टाइम ऑन फील्ड द यील्ड ऑफ द फार्म वेंट अप। यील्ड बढ़ गई फार्म्स की। दिस वॉज बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इस तरह से प्रॉस्पेरिटी वहां की बढ़ती गई। दिस फार्मर had more than they could, the farmers had more than they could consume। अब जितना कंज्यूम कर सकते हैं उससे ज्यादा उनके पास था। और ये सिचुएशन वो होती है जहां पे हम हमारी इकोनॉमी और डेवलप करती है। नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस टू अदर हु केम टू देयर विलेज मार्केट। विलेज मार्केट में जो आते थे उनको वो चीजें बेच सकते थे। ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द बिगिनिंग। इस विलेज में जहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी शुरुआत में, हैड मैनी लाइक टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड मैनी मोर। नए नए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज शुरू हो गई। दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एनेबल्ड इट टू इवॉल्व इनटू प्लेस रिच विद कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक सिंपल सा विलेज था जहाँ पे बस वो अपने सब्सिस्टेंस की फार्मिंग करके वहीं पे रहा करते थे। उसका कैसे लेवल बढ़ गया ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने से। यानी ये एग्जाम्पल हमें यही बताता है कि अगर हम बाहर निकल के और ज़्यादा अच्छी एजुकेशन लें और स्किल्स लें, एबिलिटीज़ अपनी बढ़ाएं, तो उससे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है।
So this was a chapter. I think it's clear to you. Thank you.